तो जैसा कि दोस्तों कल हमने फिजिक्स का मॉक टेस्ट अटेंड किया था, जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए थे। तो दोस्तों आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स मॉक टेस्ट। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें, गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों इसमें हमारा 4 ऑप्शन थे, जिसमें पहला गुरुत्वाकर्षण था, दूसरा त्वरण था, गुरुत्वाकर्षण, दूसरा त्वरण, तीसरा था दोस्तों चाल, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर है त्वरण हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, यदि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि समतल दर्पण के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कोण आई बराबर कोण आर। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा अपवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अपवर्तन कोण 20 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 20 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन था, रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब होता है बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं
कि रेटिना एक पर्दे का काम करेगा। और दोस्तों किसी भी पर्दे पर केवल वास्तविक प्रतिबिंब लिया जाता है, ना कि दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आप सभी लोग को पता होगा, डाइन प्रति सेंटीमीटर डॉट डॉट का यूनिट है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन थे। पहला था कार्य, दूसरा था पृष्ठ तनाव, तीसरा था बल, चौथा था नन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, विद्युत से लगी आग बुझा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हमारा था, पहला था मिट्टी, दूसरा था पानी, तीसरा था ड्राई आइस, और चौथा था नन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पानी में अगर हम कहीं भी विद्युत से आग लग जाए तो पानी अगर उसके ऊपर फेंकेंगे तो अधिक से अधिक फैल जाएगी। तो यहाँ पर हम मिट्टी का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, समतल दर्पण के सामने के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर कील खड़ी की गई है। तो कील के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा
और वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ। तो दोस्तों जब यहाँ पर दिया गया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की लंबाई के बराबर होता है, यानी कि दोस्तों यदि समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु जितनी माप की खड़ी की जाएगी उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वस्तु के प्रतिबिंब की माप बराबर वस्तु की माप। तो दोस्तों हमारा वस्तु का माप 5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की माप भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होता है। आपका ऑप्शन था दोस्तों L, Q, Z, W। तो दोस्तों इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली यह आती है कि इंग्लिश में 26 वर्ड हैं और ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसमें पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होता। तो दोस्तों उसमें से केवल 11 ऐसे वर्ड हैं जिसमें पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होता। तो मैं आपको उन 11 वर्ड को बताता हूं। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, ए मोहित, U V X, U V W X Y। तो दोस्तों ये 11 ऐसे वर्ड हैं जिसमें पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होता है। इसे दोस्तों आप नोट डाउन करके रख लेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए पार्श्व उत्क्रमण से तो आपका गड़बड़ाए ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इसका आंसर सबको ही पता होगा कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा विटामिन डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है।
इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दस नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत था दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली के बल्ब में भरा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, बिजली के बल्ब में आर्गन भरा जाता है। नेक्स्ट था दोस्तों हमारा क्वेश्चन, एक घड़ी में दस बज रहा है, तो समतल दर्पण में देखने पर कितना समय बताएगी? इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सब जानते हैं कि किसी भी घड़ी में मैक्सिमम 12 बजे तक होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 12 बजे में 10 बजे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 बजे हुआ। तो दोस्तों समतल दर्पण में हमारा समय 2 बजे दिखाएगा। मान लो दोस्तों यदि समतल दर्पण में, मैं इसे रफ कर देता हूँ दोस्तों, मान लो दोस्तों यदि किसी घड़ी में 4:55 समय बता रहा है, तो समतल दर्पण में देखने पर कितना समय बताएगी? तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। मान लो दोस्तों किसी भी घड़ी में 12 बजे तक मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 बजे को दोस्तों, 12 बजे को हम लिखेंगे 11:60। तो दोस्तों हमारी घड़ी में बज कितना रहा? 4:55। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ बजे, घंटा को घंटे में माइनस कर देंगे और मिनट को मिनट में माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 11 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर 7 बज जाएगा। तो 60 में से 5 गया दोस्तों, तो यहाँ 55 बज जाएगा। तो हमारा राइट समय हो जाएगा दोस्तों समतल दर्पण में देखने पर 7:55 का समय बताएगी। तो दोस्तों आई होप आप यह समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों F बराबर R/2, जहाँ पर F दोस्तों फोकस दूरी है और कैपिटल R यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से किस ताप पर जल के अणु सबसे करीब होंगे? हमारा ऑप्शन था दोस्तों 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, चौथा था 1 डिग्री। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन था दोस्तों 3 डिग्री। 3 डिग्री पर जल के अणु सबसे पास होंगे। तो दोस्तों जितनी भी डिग्री अधिक होगी, यानी कि अगर डिग्री बढ़ रही है तो दोस्तों जल के अणु सबसे करीब होते चले जाएंगे। यहाँ 0 डिग्री पर दोस्तों जल के अणु सबसे दूर होंगे, 1 डिग्री पर 0 से थोड़ा कम होंगे, 2 पर थोड़ा कम होंगे, 3 पे एकदम करीब हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे अगर डिग्री बढ़ती जा रही है दोस्तों तो जल के अणु करीब होते चले जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जब भी बर्फ पिघलेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, सौर दिन का मात्रक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर है समय। समय सौर दिन का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यमान के मात्रक के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंद परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा
की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेंज का नियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से हमें ऊष्मा किस विधि द्वारा प्राप्त होती है? दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विकिरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई तरंग जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता? यहाँ पर हमारा ऑप्शन थे दोस्तों, आवृत्ति, आयाम, तीसरा था चाल, चौथा था दोस्तों तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों जब कोई तरंग जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, चाल बदल जाती है, आयाम बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती, ये स्थिर रहती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आवृत्ति हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारसेव
किसकी इकाई है? तो दोस्तों पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन में, जैसे कि दोस्तों खगोलीय दूरी दिया गया था, तो यहाँ पर खगोलीय दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश कैसा तरंग है? दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। और विद्युत चुंबकीय। तो दोस्तों प्रकाश ऐसा तरंग है जो अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय दोनों होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भार तथा द्रव्यमान में कौन परिवर्तित होता है? तो दोस्तों जैसे कि भार हमेशा परिवर्तित होता रहता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भार जो परिवर्तित होता रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धारिता का SI मात्रक क्या है? दोस्तों धारिता का SI मात्रक फैराडे होता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे फिजिक्स के ऑनलाइन टेस्ट के सॉल्यूशन, जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।